पे बात करनी है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों ऑर्गेनेल्स पुराने ज़माने में बैक्टीरिया जैसे माने जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरिया से काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। देखो सिमिलैरिटीज़ क्या है। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तीनों का साइज लगभग सिमिलर होता है। तीनों में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, लीनियर नहीं। तीनों में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। तीनों बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह। और तीनों में ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए स्पेशल कोरिन प्रोटीन्स होती हैं। डायग्राम में जो टीचर समझा रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि सोचो तुम एक बच्चे को डरा रहे हो पर बच्चा तुम्हारी हर बात कॉपी कर रहा है। यही स्टोरी है बैक्टीरिया और इन ऑर्गेनेल्स की। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पहले बैक्टीरिया थे, इसलिए इनके अंदर बैक्टीरियल फीचर्स आज भी मिलते हैं। टेबल में भी यही लिखा है, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइज सेम, डीएनए डीएस सर्कुलर, राइबोसोम 70s, डिवीजन बाइनरी फिजन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, स्पोरेंस। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बेसिक्स पर। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी बनता है। एटीपी यानी एनर्जी करेंसी। सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए वो एटीपी के फॉर्म में मिलती है। एटीपी बनता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के द्वारा, जहां एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी बनाते हैं। डायग्राम में भी यही दिखाया है, एडीपी प्लस पी से एटीपी बनता है और नीचे लिखा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सिलिंड्रिकल या सॉसेज शेप्ड होता है। विड्थ लगभग 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर होता है। और लेंथ 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर, एवरेज 2.5 माइक्रोमीटर होता है। अब नंबर की बात, एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी पर। जो सेल ज्यादा एक्टिव होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। डायग्राम में एग्जाम्पल दिया है कि बर्ड्स के फ्लाइट मसल सेल्स बहुत एक्टिव होते हैं, इसीलिए उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर और साइज दोनों ज्यादा होते हैं। रिविजन के लिए तीन बातें। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटा होता है, उसे माइक्रोस्कोप में देखने के लिए जानिस ग्रीन स्टेन लगाना पड़ता है। सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, यानी कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है लगभग 50% तक, लेकिन पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है। इसे न्यूक्लियस की भी जरूरत पड़ती है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसमें दो मेम्ब्रेन होती है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसे हम शॉर्ट में ओएमएम बोलते हैं, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसे आईएमएम कहते हैं। ओएमएम ज्यादा परमिएबल होती है क्योंकि इसमें पोरिन प्रोटीन्स होते हैं। आईएमएम कम परमिएबल होती है और ये अंदर की तरफ फोल्ड होकर क्रिस्टे बनाती है। क्रिस्टे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होती है ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी और एटीपी प्रोडक्शन बढ़ सके। आईएमएम पर F0 F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स होते हैं और यही एटीपी बनाने का काम करते हैं। नोट यह है कि ओएमएम और आईएमएम दोनों पर अलग अलग टाइप्स के एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। अब कंपार्टमेंट्स का थीम समझो। माइटोकॉन्ड्रिया में दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। पहला है आउटर कंपार्टमेंट, जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आईएमएस भी कहते हैं। ये ओएमएम और आईएमएम के बीच की जगह होती है और ये एक्वस और होमोजीनियस होता है। दूसरा है इनर कंपार्टमेंट, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर सिंगल कॉपी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स, 70s राइबोसोम्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। डायग्राम में भी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्रिस्टे और मैट्रिक्स क्लियरली लेबल किए गए हैं। और साइड में ये भी लिखा है कि ओएमएम ज्यादा परमिएबल है क्योंकि उसमें पोरिन प्रोटीन्स होते हैं। आईएमएम कम परमिएबल है और इन्वर्ट फोल्ड्स बनाकर क्रिस्टे बनाती है, जो सरफेस एरिया बढ़ाकर एटीपी प्रोडक्शन बढ़ाती है। आईएमएम पर F0 F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स एटीपी बनाते हैं। नीचे कंपार्टमेंट्स वाले डायग्राम में लेफ्ट साइड आउटर कंपार्टमेंट दिखाया है, जो ओएमएम और आईएमएम के बीच का स्पेस है, एक्वस और होमोजीनियस होता है। राइट साइड इनर कंपार्टमेंट मैट्रिक्स दिखाया है, जहां डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल्स, 70s राइबोसोम्स और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। तो याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया जैसी खूबियां दिखाता है, सेमी ऑटोनॉमस है और सेल का पावर हाउस है, क्योंकि एटीपी यही बनता है। इंट्रोडक्शन एंड मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले लिखा है कि प्लास्टिड भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड और सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल होता है।
यानी इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है और ये पूरी तरह से सेल पे निर्भर नहीं होता, अपने कुछ फंक्शंस खुद कंट्रोल कर सकता है। फिर लिखा है कि ये सभी प्लांट्स और यूजेलेनॉइड्स में पाए जाते हैं और यूजेलेनॉइड्स को प्लांट्स और एनिमल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक माना जाता है क्योंकि ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब है मिक्स्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये प्लांट्स की तरह ऑटोट्रॉफिक बिहेव करेंगे, यानी अपना खाना खुद बनाएंगे। और अगर सनलाइट नहीं है तो ये अपने से छोटे ऑर्गेनिम्स को प्रेडेट करेंगे और एनिमल्स की तरह हेट्रोट्रॉफिक बिहेव करेंगे, यानी रेडीमेड फूड पर डिपेंड करेंगे। अब इसी चीज़ को राइट साइड के डायग्राम में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। ऊपर हेडिंग है क्यों चाहिए ऑर्गेनेल्स, और साथ में प्लास्टिड को हाईलाइट किया गया है कि प्लास्टिड प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। इमेज में उसे एकदम प्लांट का पावर हाउस और कलर फैक्ट्री जैसा बताया गया है। यहाँ एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, एक्चुअली पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, लेकिन यहाँ प्लास्टिड को फोटोसिंथेसिस और कलर बनाने की कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, डायग्राम में प्लास्टिड को डबल मेम्ब्रेन बाउंड और सेमी ऑटोनमस दिखाया है और एक ग्रीन ओवल सा स्ट्रक्चर बना है जिसमें स्टैक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो क्लोरोप्लास्ट वाले अरेंजमेंट की याद दिलाते हैं। अब नीचे यूजेलेनॉइड वाला डायग्राम है जिसमें दिखाया है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये प्लांट की तरह ऑटोट्रॉफिक बिहेव करते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। और अगर सनलाइट एब्सेंट है तो ये छोटे ऑर्गेनिम्स का शिकार करते हैं और एनिमल की तरह हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं। यही मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कोर आइडिया है। अब अगला टॉपिक शुरू होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड्स। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पिगमेंट्स के बेसिस पर प्लास्टिड्स को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा होता है और कैरोटीनॉइड कम होता है। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट पार्ट्स ग्रीन दिखाई देते हैं। क्रोमोप्लास्ट को कलरफुल प्लास्टिड कहा गया है। इसमें फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स होते हैं जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, और ये येलो, ऑरेंज या रेड कलर देते हैं। फिर ल्यूकोप्लास्ट को वाइट या कलरलेस प्लास्टिक कहा गया है। इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता और ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट के 3 प्रकार दिए हैं, एमिलोप्लास्ट जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, दूसरा है एल्यूरोप्लास्ट यानी प्रोटीनोप्लास्ट जो प्रोटीन स्टोर करता है, और तीसरा है इलायोप्लास्ट जो ऑयल और फैट स्टोर करता है। राइट साइड में क्लासिफिकेशन टेबल बना है जिसमें यही तीनों टाइप पिगमेंट्स के बेसिस पर दिखाए गए हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन दिखाया है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल दिखाया है और ल्यूकोप्लास्ट वाइट या कलरलेस दिखाया गया है जिसमें स्टोरेज का काम बताया गया है। ल्यूकोप्लास्ट के नीचे वही 3 स्टोरेज प्लास्टिड्स बनी हैं, एमिलोप्लास्ट फॉर कार्ब्स, एल्यूरोप्लास्ट फॉर प्रोटीन्स और इलायोप्लास्ट फॉर ऑयल एंड फैट। अब सबसे नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है, कन्वर्जन पॉसिबल, यानी एक टाइप का प्लास्टिड दूसरे टाइप में बदल सकता है। एग्जाम्पल दिया है ग्रीन चिली का जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और पकने के बाद जब वो रेड चिली बनती है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट आ जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्जन हो गया। बस ये था इस पूरे पेज का कंप्लीट फ्लो। इस देखो 2 से 4 माइक्रोमीटर इसका विड्थ होता है, एवरेज लगभग 3 माइक्रोमीटर, और लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर, एवरेज मान लो 7.5 माइक्रोमीटर। और क्लोरोप्लास्ट को अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया से कंपेयर करें तो 6 गुना ज़्यादा चौड़ा और 3 गुना लंबा होता है। कुल मिलाकर क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से लगभग 4 से 5 गुना बड़ा होता है। और इसका सीधा सीधा इस चीज़ का जो पॉइंट है वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट का साइज माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट बड़ा होता है इसलिए उसे स्टेन करने की नीड नहीं होती, वो माइक्रोस्कोप के अंदर वैसे ही दिख जाता है। अब बात आती है नंबर की। नंबर वेरिएबल होता है। क्लैमिडोमोनास में सिर्फ 1 क्लोरोप्लास्ट होता है जबकि मेसोफिल सेल में 20 से 40 तक मिल जाता है। शेप भी वेरिएबल है, मेजॉरिटी प्लांट्स में लेंस शेप, डिस्क शेप या ओवल शेप्ड होता है।
क्लैमिडोमोनास में कप शेप्ड, स्पायरोगायरा में स्पाइरल शेप्ड और जिग्नेमा में स्टार शेप्ड होता है। इंपॉर्टेंट बॉक्स में वही बात दोबारा दी है कि क्लोरोप्लास्ट लगभग 6 गुना ज़्यादा चौड़ा, 3 गुना ज़्यादा लंबा यानी बड़ा होता है। अब परमिएबिलिटी का ऑर्डर याद करो। OMM ज़्यादा परमिएबल है IMM से, वैसे ही OMC ज़्यादा परमिएबल है IMC से, और IMM की परमिएबिलिटी IMC से ज़्यादा होती है। सिंपल याद रखो, आउटर तेज, इनर स्लो, IMM सबसे फास्ट। बुक लाइन में ये बताया गया है कि क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन OMC और इनर मेम्ब्रेन IMC होती हैं। अब पेज 7 पर चलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। OMC में पोरन प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा परमिएबल होती है। IMC कम परमिएबल होती है। आउटर हमेशा इनर से ज़्यादा परमिएबल होगी, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन IMM क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन IMC से ज़्यादा परमिएबल होती है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ETS चलता है, ज़्यादा ATP बनता है, इसलिए उसकी इनर मेम्ब्रेन ज़्यादा काम करती है। ऑर्डर फिर से वही है, ध्यान रखना। OMC और IMC के बीच जो स्पेस होता है उसे IMS बोलते हैं, यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। IMC के अंदर जो होमोजेनस फ्लूइड भरा होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। इसके अंदर सिक्के जैसी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्हें थाइलाकॉइड बोलते हैं। थाइलाकॉइड्स में पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर होती है। कई सारे थाइलाकॉइड्स का स्टैक मिलकर एक ग्रानम बनाता है, और बहुत सारे ग्राना मिलकर लाइट रिएक्शन का मेन साइट बनते हैं। जो ग्राना को आपस में जोड़ता है उसे स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस है, क्योंकि इसमें अपना सर्कुलर DNA, RNA और 70S राइबोसोम्स होते हैं। अब नीचे NCERT हाईलाइट। माइटोकॉन्ड्रिया सिलिंड्रिकल या सॉसेज शेप्ड होता है। इसमें 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, आउटर और इनर। इनर वाला मैट्रिक्स होता है। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्रिस्टे बनाती है, जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। मैट्रिक्स में DNA, RNA और 70S राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ATP बनती है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और ये फिजन से डिवाइड करता है। ट्रिक भी याद रखो, D फॉर डार्क रिएक्शन, S फॉर स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट याद रखने के लिए ग्रीन पावर क्लोरोप्लास्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पावर हाउस ऑफ द सेल। क्विक टिप, क्लोरोप्लास्ट खाना बनाता है यानी फोटोसिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया उस खाने से एनर्जी रिलीज करता है यानी ATP देता है। बॉटम लाइन यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, प्रैक्टिस रेगुलर करो, स्कोर हायर करो। प्लास्टिड्स का कॉन्सेप्ट। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में और यूकेरियोट्स में मिलते हैं। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होता। ये लार्ज होते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप में इजीली दिख जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स 3 होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट, इसमें मेनली क्लोरोफिल होता है, इसलिए ग्रीन कलर दिखता है। डायग्राम के हिसाब से क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड दोनों होते हैं, पर क्लोरोफिल ज्यादा होता है और कैरोटीनॉइड कम होता है, इसीलिए ओवरऑल ग्रीन दिखता है। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। सेकेंड टाइप है क्रोमोप्लास्ट। इसमें फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। ये प्लांट्स को येलो, ऑरेंज, रेड कलर्स देते हैं। तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, जो कलरलेस होता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, इसका काम होता है न्यूट्रिएंट स्टोरेज। ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप होते हैं। एमाइलोप्लास्ट, जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। एलायोप्लास्ट, जो ऑयल और फैट स्टोर करता है। और एल्यूरोप्लास्ट, जो प्रोटीन स्टोर करता है। आप डायग्राम का इंपॉर्टेंट नोट देखो। एक टाइप का प्लास्टिड दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे ग्रीन चिली में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए वो ग्रीन होती है। लेकिन जब वही चिली पकती है तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है और रंग रेड या येलो हो जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट के शेप्स, ये लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड या रिबन लाइक हो सकता है। डायग्राम में ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और रिबन लाइक फॉर्म्स दिखाए गए हैं। क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमेबल होती है। अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में थाइलाकॉइड्स होते हैं, जो ग्राना के रूप में अरेंज्ड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है, और 70S टाइप के राइबोसोम्स भी होते हैं, जो साइटोप्लाज्म के 80S राइबोसोम्स से छोटे होते हैं, इसलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी कहा जाता है।
अब आते हैं पेज 10 के क्रिटिकल क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन 1, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? स्टेटमेंट ए, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी, लाइसोसोम ईआर की पैकेजिंग से बनता है, ये गलत है। लाइसोसोम एक्चुअली गोल्गी apparatus की पैकेजिंग से बनता है, ईआर से नहीं। आंसर होगा स्टेटमेंट ए ट्रू है, बी फॉल्स है। साइड नोट भी वही कह रहा है, लाइसोसोम गोल्गी से बनता है। क्वेश्चन 2, कौन से पेयर सही मैच हुए हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, ये सही है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स डीएनए सिंथेसिस, ये गलत है क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। इंक्लूजन बॉडीज फूड स्टोर करती है, ये सही है। न्यूक्लियस एटीपी सिंथेसिस, ये गलत है क्योंकि एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो सही पेयर्स है आई और 3। सिंपल रूल याद रखना, हर ऑर्गेनेल का अपना स्पेसिफिक काम होता है। तो पेज 11, क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट सेल में वैक्यूल अप टू 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। टोनोप्लास्ट आयंस को अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए वैक्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन हायर होता है। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल एंगल्फिंग से बनता है। तो ब्लैंक्स हुए 90% अगेंस्ट हायर कॉन्ट्रैक्टाइल फूड। आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन 4, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है? गोल्गी apparatus कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलेक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है, ये गलत मैच है। डाइजेशन का काम लाइसोसोम्स का होता है, जिसे सुइसाइडल बैग्स भी कहते हैं। आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 5, ईआर के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इन प्रोकैरियोट्स ओनली आरईआर प्रेजेंट होता है, ये गलत है। प्रोकैरियोट्स में ईआर होता ही नहीं। आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन 6, सही स्टेटमेंट कौन सी है? अमीबा का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन करता है, ये सही है। प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल एंगल्फिंग से बनता है, ये भी सही है। इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड बी। बस यही पूरा फ्लो था, इसको लाइन बाय लाइन याद रखना। अब शुरू से देखते हैं। स्टेटमेंट 1, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, गलत है। स्टेटमेंट 2, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये सेलुलर एटीपी बनाता है, सही है। स्टेटमेंट 3, दोनों सभी यूकेरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, ये भी गलत है क्योंकि एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। स्टेटमेंट 4, माइटोकॉन्ड्रिया एनारोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए होता है, एनारोबिक के लिए नहीं। स्टेटमेंट 5, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लीनियर डीएनए होता है, ये भी गलत है, वहाँ सर्कुलर डीएनए होता है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। आंसर ऑप्शन बी, 2 ओनली। अब जो राइट साइड में समझाया है, वहाँ डायग्राम में लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन करके एटीपी बनाता है, और क्लोरोप्लास्ट को फूड फैक्ट्री बोला है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज यानी फूड बनाता है। याद रखने वाली बात, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एनर्जी एटीपी, क्लोरोप्लास्ट मतलब फूड ग्लूकोज। अब क्वेश्चन 8, प्लास्टिड्स कहाँ मिलते हैं? कंसेप्ट है सिंपल कि प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स और यूग्लनॉइड्स में पाए जाते हैं, यानी आंसर है ऑल प्लांट सेल्स यूग्लनॉइड्स। डायग्राम में भी यही दिखा रहा है, प्लांट सेल्स में टिक, यूग्लनॉइड्स जो मिक्सोट्रोफिक होते हैं उनमें भी टिक, और एनिमल सेल में क्रॉस है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया है कि यूग्लनॉइड सनलाइट हो तो खाना बनाते हैं, नहीं हो तो छोटे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करते हैं। क्वेश्चन 9, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस किसकी वजह से होती है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। राइट साइड विजुअल में भी Q9 यही दिखा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, यही करेक्ट है। क्वेश्चन 10, कॉलम मैच करना है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है तो ए के साथ 3 मैच होगा। क्रोमोप्लास्ट येलो, ऑरेंज या रेड होते हैं तो बी के साथ 2। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है तो सी के साथ 1। तो फाइनल मैच A3 B2 C1। आंसर है ऑप्शन बी। राइट साइड टेबल भी यही समझाती है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ज्यादा होता है और कलर ग्रीन होता है। क्लोरोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड्स होते हैं, इसलिए येलो ऑरेंज रेड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट नहीं होता, न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, इसलिए कलरलेस होता है।
फिर प्लास्टिड कन्वर्जन का एग्जाम्पल दिया है। ग्रीन चिली में क्लोरोप्लास्ट होता है जो राइपनिंग के बाद रेड चिली में बदल जाता है, मतलब क्रोमोप्लास्ट में बदल गया। ये याद रखना है कि एक टाइप का प्लास्टिड दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट पेज, पेज 13, क्रिटिकल क्वेश्चंस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डीप डाइव। क्वेश्चन 7 सेकंड सेट में पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कंसेप्ट ये है कि ऑप्शन सी कह रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए वो सेल के बाहर सरवाइव कर सकता है। यह गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस होता है, अपने लगभग 50% प्रोटीन्स खुद बना लेता है, लेकिन बाकी के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, इसलिए सेल के बाहर इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर सकता। आंसर है ऑप्शन सी। डायग्राम भी यही दिखा रहा है कि सेमी ऑटोनॉमस है, 50% प्रोटीन खुद और बाकी न्यूक्लियस से चाहिए, यानी सेल के बाहर सरवाइव नहीं कर सकता। क्वेश्चन 8 सेकंड सेट, किस ऑर्गेनेल की मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए, आरएनए, 70s राइबोसोम्स और एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपोनेंट्स होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन का काम माइटोकॉन्ड्रियन करता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रियन। क्वेश्चन 9, क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड डिस्क्स के स्टैक्स को क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिस्क को थाइलेकॉइड बोलते हैं, लेकिन इन डिस्क्स के स्टैक को ग्रेना बोलते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेना। डायग्राम में थाइलेकॉइड के स्टैक डिस्क को साफ दिखाया गया है और लिखा है स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स को ग्रेना कहते हैं। Question 10. Number of chloroplasts varies from 1 per cell in dash to dash per cell in mesophyll. Chlamydomonas में एक क्लोरोप्लास्ट होता है पर सेल और मेसोफिल सेल्स में अबाउट 20 to 40 हो सकते हैं। आंसर है 1 per cell in Chlamydomonas, 20 to 40 per cell in mesophyll, यानी ऑप्शन बी। विजुअल भी यही दिखा रहा है, Chlamydomonas में 1 per cell और मेसोफिल में 20 से 40 per cell। पूरे इमेज का सार यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, एटीपी, क्लोरोप्लास्ट फूड फैक्ट्री है, ग्लूकोज, प्लास्टिड्स प्लांट्स और यूक्लिनॉइड्स में होते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है, क्रोमोप्लास्ट येलो, ऑरेंज, रेड है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है और थाइलेकॉइड के स्टैक्स को ग्रेना कहते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट नंबर क्लैमिडोमोनास में 1 और मेसोफिल में 20 से 40 तक होता है।